मैं राजेश सोडा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल RS केमिस्ट्री पॉइंट पर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। तो ये जो टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद आता है और एल्किल हैलाइडों का ये एक विशेष टॉपिक है। यहाँ आपको कई प्रकार की रिएक्शंस देखने को मिलेगी जिनमें एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ रासायनिक गुणधर्म एल्किल हैलाइडों के लिए विशेष तौर पर 4 प्रकार की अभिक्रियाओं में संपन्न होता है। 4 प्रकार की अभिक्रियाओं में सबसे पहली अभिक्रिया आती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद इसमें सेकंड आती है विलोपन अभिक्रिया, थर्ड इसमें आती है धातुओं के साथ अभिक्रिया और इसमें फोर्थ आती है अपचयन अभिक्रिया। अब ये जो चारों प्रकार की रिएक्शन है उनमें आपको अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस देखने को मिलेगी। इनके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस है जिनको हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है रासायनिक गुणधर्मों में, उनमें आज की जो पहली रिएक्शंस रहेगी वो रहेगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा। तो आप अपनी कॉपी में चारों अभिक्रियाओं के नाम लिखकर आज की जो पहली रिएक्शन है उसका नाम लिख लेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इनका इंग्लिश वर्ड है, ये भी आप ध्यान में रखें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि नाभिक स्नेही क्या होता है। नाभिक स्नेही वह होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा समूह या परमाणु या तत्व जिसके पास लोन पेयर हो, अर्थात उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है वो किसी नाभिक के पास, अर्थात जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो वहां पर योग करता है। इसलिए इनको नाभिक स्नेही कहते हैं, क्योंकि ये नाभिक यानी पॉजिटिव चार्ज जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उनको संपर्क में लेता है और उनके साथ योग करके प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ नाभिक स्नेही वे होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी एक नाभिक स्नेही द्वारा किसी दूसरे नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। यहाँ ये जो रिएक्शन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्मों में सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहाँ आने वाला नाभिक स्नेही जो होगा, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, वो एल्किल हैलाइडों में जो अक्ष परमाणु होगा उसका विस्थापन कर देगा और अपना प्रोडक्ट बना लेगा। जैसे कि मान लीजिए नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही को न्यूक्लियस कहते हैं या न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Nu- से। ये Nu- इस अक्ष का प्रतिस्थापन कर देगा और यहाँ से एक नया कंपाउंड बनेगा RNU, और यहाँ अक्ष जो है हैलोजन परमाणु वो इस अभिक्रिया में बाहर निकल जाता है। यहाँ निकले हुए इस नए नाभिक स्नेही का जो निकला है उसको अवशिष्ट नाभिक स्नेही कहते हैं, अवशिष्ट नाभिक स्नेही कहते हैं या निष्कासित नाभिक स्नेही कहते हैं, और इसे कहते हैं आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, ठीक है। यह आक्रमणकारी नाभिक स्नेही इस हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देता है और एक नया प्रोडक्ट बनाता है RNU, जो नया प्रकार का उत्पाद होगा, ठीक है। तो यहाँ जो जुड़ने वाला नाभिक स्नेही होगा वो यहाँ जो एल्किल समूह है उसको कहते हैं आंशिक धनावेशित sp3 कार्बन, आंशिक धनावेशित sp3 कार्बन। ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि R से जब अक्ष बाहर निकलेगा तो विद्युत भिन्नता ज्यादा होने के कारण अक्ष परमाणु इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो R पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और अक्ष पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ जो एल्किल समूह है उस पर आया है धनावेशित, इसलिए इसको कहते हैं आंशिक धनावेशित sp3 संकृत कार्बन। यहाँ जो R समूह होता है वह sp3 हाइब्रिडाइज होता है, अर्थात sp3 संकृत कार्बन होता है। इस sp3 संकृत कार्बन या समूह पर ये आने वाला आक्रमणकारी समूह है, आक्रमण करता है और एक नया प्रोडक्ट Ru
या सॉरी RNU बनाता है। ये तो हो गई आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार रहेगी? परिभाषा रहेगी कि एल्किल समूह में किसी नाभिक स्नेही द्वारा अक्ष परमाणु अर्थात हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है तो बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें ये जानना है कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो नाभिक स्नेही जो अभिक्रियाएं हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं SN1 अभिक्रिया, दूसरी होती है SN2 अभिक्रिया। अर्थात SN1 अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये होती है द्वितीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं आपके यूनिमोलेक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक साथ बोलेंगे इसको, यूनिमोलेक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां इसको बोलते हैं बाइमोलिक्यूलर, फिर आपके यहां से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको यूनि का मतलब होता है एक और बाई का मतलब होता है दो, इसलिए इसको द्वितीय अणु कहते हैं। इसको आपके यूनि का मतलब एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तो कहते हैं। और शॉर्ट में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। तो ध्यान दें बच्चों, यहाँ SN1 और SN2 अभिक्रियाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये केवल 12th के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि नीट, JEE, मेंस, एडवांस, इसके अलावा जेट, इसके अलावा ICAR आदि बहुत सारी एग्जाम्पल्स, कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उनमें ये रिएक्शंस पूछी जाती है। तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। तो दो प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में आज का जो पहला टॉपिक है वो है SN1 अभिक्रिया। तो अपनी कॉपी में दो प्रकार की रिएक्शंस डालने के बाद आप पहला हेडिंग डालोगे इसमें आपके एक अणु नाभिक स्नेही, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और इनको लिखा जाता है SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब देखिएगा SN1 अभिक्रियाओं में क्या होता है। सबसे पहली बात, SN1 अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न होती है। दो पदों में संपन्न होती है। इसमें जो पहला पद होता है वह होता है मंद पद और इसका जो दूसरा पद होता है वो होता है इसका तीव्र पद। जो मंद पद होता है उसे वेग निर्धारक पद भी कहते हैं, वेग निर्धारक पद, और तीव्र पद को समापन पद भी कहते हैं। अर्थात अभिक्रिया समापन पद यह अभिक्रिया को समाप्त करता है और मंद पद अभिक्रिया को शुरू करता है। साथ ही आप इस रिएक्शन में इस प्रकार देखोगे कि ये अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया था एक अणु अभिक्रिया क्यों कहलाती है। इसका रीजन अभी मैं बताऊंगा। इससे पहले इसकी जो रिएक्शंस होगी वो इस प्रकार होगी। कार्बन, इस कार्बन की 4 संयोजकताएं और एक इसमें हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा क्योंकि एल्किल हैलाइडों की रिएक्शंस होगी। यहाँ एक नाभिक स्नेही होगा, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, वो इस अक्ष का प्रतिस्थापन करेगा और यहाँ बनाएगा आपके अपना प्रोडक्ट NU और यहाँ अक्ष माइनस बाहर निकल जाएगा। इसे कहते हैं अवशिष्ट नाभिक स्नेही, अवशिष्ट नाभिक स्नेही। और इस रिएक्शन को आप यदि एल्किल समूह में लेते हो तो इस प्रकार भी कह सकते हो RX प्लस NU माइनस, ये इसका प्रतिस्थापन करेगा तो यहाँ आएगा RNU प्लस X माइनस और ये वही अवशिष्ट नाभिक स्नेही होगा। ये तो हो गई एक अणु नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसकी सामंजस्य अभिक्रिया। अब आपको यह ध्यान देना होगा कि इस अभिक्रिया की रिएक्शंस कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है और इसको एक अणु अर्थात SN1 अभिक्रिया क्यों कहते हैं।
तो ये दो पद आप अपनी कॉपी में लिखकर ये रिएक्शन अपनी कॉपी में आप वीडियो पॉज करके लिखोगे और उसके बाद आगे चलते हैं वो किस प्रकार होगा आइए देखते हैं। एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इनको असंबंध अभिक्रियाएं क्यों कहते हैं? एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले ये ध्यान देना होगा असंबंध जो अभिक्रियाएं होती है वो आपके प्रथम कोटि की होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और ये क्यों होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसलिए होती है क्योंकि असंबंध अभिक्रिया का जो वेग होता है, चलने की जो गति होती है, वेग होता है, वो केवल एल्किल हैलाइड Rx की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। आने वाले आक्रमणकारी समूह है अर्थात नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यानी कहने से तात्पर्य यह है कि SN1 अभिक्रिया का वेग केवल और केवल Rx की सांद्रता पर निर्भर करता है। Nu माइनस अर्थात नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात किसी एक पद पर ही निर्भर करता है और वो पद है Rx। इसलिए इसे एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अर्थात SN1 अभिक्रियाएं कहते हैं। अब एक छोटी सी बात इसमें और आती है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होने के कारण इसका वेग व्यंजक कैसे लिखा जाता है? वेग व्यंजक लिखा जाता है जिस पर वो निर्भर करता है। और हमने ये पढ़ा है कि ये निर्भर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर करता है। तो वेग व्यंजक बराबर हो जाएगा Krx की सांद्रता। यहाँ जो बड़ा कोष्टक लिख रहा है, ये बड़ा कोष्टक जो है वो सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ ये Rx की सांद्रता है। यदि आप इसको इस प्रकार लिखते हो K Rx और आने वाला नाभिक स्नेही यदि आप इसको इस प्रकार लिखते हो कि Rx Nu माइनस, ये वेग व्यंजक SN1 अभिक्रिया का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि SN1 अभिक्रिया में केवल सांद्रता किस पर निर्भर करता है? वेग केवल एल्किल हैलाइड की, इससे कोई मतलब नहीं है। जबकि SN2 जो अभिक्रिया है उसका जो वेग व्यंजक होगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि SN2 अभिक्रियाओं में यहाँ अभिक्रिया का जो वेग होगा वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता और आक्रमणकारी नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, अर्थात दोनों पदों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसलिए इसे द्विव अणु के अर्थात SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट हम आगे और देख लेंगे। पहले हम चलते हैं पहले तो अपनी कॉपी में यहाँ SN1 अभिक्रिया की कोटि प्रथम होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है और उसका वेग व्यंजक ये होता है, ये अपनी कॉपी में लिख देंगे। अब हम एक उदाहरण को लेते हैं जिस उदाहरण में ये रिएक्शन किस प्रकार संपन्न होती है उसको देखेंगे। आइए इसका एक उदाहरण लेते हैं। SN1 अभिक्रिया का एक उदाहरण है जो इस प्रकार है। उदाहरण में ले लेते हैं अपन तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का जल अपघटन। ये आप एग्जांपल अपनी कॉपी में भी लिखोगे। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का जल अपघटन। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का सूत्र आपको आना चाहिए। ये होता है आपके CH3 CBr CH3 ये CH। यहां आप देख सकते हो ये तृतीयक कार्बन है। कौन सा कार्बन है? तृतीयक कार्बन अर्थात 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपके तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका जल अपघटन होगा तो यहाँ जो जल है उस जल में OH नेगेटिव होता है और H प्लस होता है। यहाँ जो OH नेगेटिव है ये नाभिक से नहीं है, आक्रमणकारी नाभिक से नहीं है, इसलिए ये क्या करेगा, इस ब्रोमीन का यहाँ से प्रतिस्थापन कर देगा। प्रतिस्थापन जब होगा इसका तो यहाँ CH3 CH3 OH CH3 प्लस Br माइनस, ये वही आपके अवशिष्ट नाभिक से नहीं है जो बाहर निकलता है, अवशिष्ट नाभिक से नहीं, और ये आपका उत्पाद है। लेकिन
ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एसएल और अभिक्रिया जो होती है वो आपके दो पदों में संपन्न होती है, जिसमें पहला पद होता है वो आपके होता है मंद पद, और जो सेकंड पद होता है इसमें वो होता है वेग निर्धारक के बाद जो सेकंड आता है वो आता है तीव्र पद अर्थात वेग समापन पद। ठीक है, तो अब इसकी आप देखेंगे मैकेनिज्म, यहां मैं इसकी बता रहा हूं मैकेनिज्म क्रियाविधि। तो आप क्रियाविधि पर ध्यान देंगे। क्रियाविधि में इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये होगा, फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रत्येक ब्यूटिल जो है ये अपने आप ही टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रिया केवल इस एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करती है। तो किस प्रकार टूटेगा, CH3 की होल ट्वाइस CBr। क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से 3 और CH3, इसलिए हमने CH3 को ट्राइस किया, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ Br है। ये जो मंद पद होगा, पहला पद है मंद पद वेग निर्धारक पद, इसमें ये पद टूट जाएगा, और CH3 की होल ट्वाइस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन माइनस चार्ज के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये इसका प्रथम पद है। ठीक है, अब इसका जो सेकंड स्टेप आएगा, और सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है आपके तीव्र पद अर्थात वेग समापन पद। इसमें क्या होगा कि यहाँ जो CH3 की होल ट्वाइस C पॉजिटिव चार्ज, इस पर यहाँ जो जलीय OH समूह है जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं, नाभिक से नहीं कहते हैं, वो आक्रमण करेगा, और OH आक्रमण करके यहाँ इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH3 की होल ट्वाइस COH। ठीक है, ये इसका सेकंड पद हो जाएगा। और समापन पद की ओर चले तो यहां से इस बच गया H प्लस, यहां बच गया Br माइनस, वो दोनों मिलकर आपके बना लेंगे H प्लस प्लस Br माइनस HBr। ये रिएक्शन अंत में आपके फिर से बन जाएगी। ये दोनों पद मैकेनिज्म में आप अपनी कॉपी में उतारोगे, वीडियो पॉज कीजिए, ये उदाहरण लिखिए, उदाहरण लिखने के बाद इसकी क्रियाविधि आप अपनी कॉपी में लिखें। अब यहाँ जो इसकी क्रियाविधि है उस क्रियाविधि का जो डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा वर्णन है, वो वर्णन भी आपको देखना जरूरी है कि किस प्रकार आप इसका वर्णन देखोगे। तो ये लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो रिएक्शन रहेगी इसका वर्णन जो रहेगा वो किस प्रकार रहेगा, केवल मैं यहाँ पर क्रियाविधि को रख रहा हूं, वो देखिएगा। तो देखिएगा इसमें यहाँ जो कार्बोकेटाइन बना है, ये कार्बोकेटाइन है, sp3 कार्बोकेटाइन है, तो CH3 की होल ट्वाइस C प्लस ये जो कार्बोकेटाइन है, ये समझने की बात आपको समझना है, बाकी रिएक्शन यहाँ पूरी हो चुकी है। ये बनी कैसी है, इससे और आगे क्या है वो आपको समझना है। यहाँ क्या होगा, जो जल का OH समूह इस पर आक्रमण किया है, वो आक्रमण करने वाला जो समूह है OH, वो यहाँ इस कार्बन से जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ था, यहाँ जो ये अलग हुआ था, इसमें इस ब्रोमीन की दिशा से या इसकी विपरीत दिशा से, यानी दोनों ओर से आक्रमण कर सकता है। यह विशेष बात ध्यान रखें कि आने वाला आक्रमणकारी समूह है इस धनावेशित कार्बन से जुड़े हुए ब्रोमीन या हैलोजन परमाणु की दिशा से या उसकी विपरीत दिशा से भी आक्रमण कर सकता है। तो बच्चों, ये टॉपिक पूरा होने के बाद इसमें एक मुख्य पॉइंट आता है कि किस प्रकार का कार्बोकेटाइन या आंशिक धनावेशित जो एल्किल ग्रुप है वो कौन सा ज्यादा क्रियाशील होता है। तो मैं आपको यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वो एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिखोगे, और हेडिंग उसकी रहेगी ये कि हेडिंग आप डालोगे कार्बोकेटाइन की SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता जैसे कि मैं 4 एग्जांपल लिख रहा हूं, CH3X, CH3CH2X, CH3CHX, CH3
और यहाँ आ जाएगा CH3 CH3 CH3H। ठीक है, यहाँ ये है मेथिल हैलाइड, यहाँ ये है 1 डिग्री हैलाइड एल्किल हैलाइड, यहाँ ये है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो यहाँ है ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब हमें ये देखना है कि SN1 अभिक्रियाओं में इनमें से कौन सा ज्यादा क्रियाशील होता है, यानी कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो तुरंत SN1 अभिक्रिया देता है। तो इसका आंसर होगा आपके 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी होगा, अर्थात सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा और सबसे कम होगा ये। अब इसका कारण क्या है, उस कारण को भी आप देखोगे। सबसे पहले इनमें बनने वाले कार्बोकेटाइन हम नीचे लिख लेंगे। जैसे यहाँ से H बाहर निकलेगा तो बचेगा CH3+, यहाँ से H निकलेगा तो CH3 CH2+ बचेगा, यहाँ से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बचेगा और यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बचेगा और ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। तो इस ब्रैकेट में जो आपको लिखे गए हैं उनमें आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और मेथिल कार्बोकेटाइन 4 प्रकार के दिख रहे हैं और इनमें इनकी क्रियाशीलता का अर्थात SN1 अभिक्रिया की प्रति क्रियाशीलता है उसका बढ़ता क्रम है। ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, ये इसके बाद और सबसे कम ये होगा। ध्यान रखिए, ये बढ़ता क्रम है, क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। अब इसका रीजन क्या है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सर्वाधिक क्रियाशील होता है SN1 अभिक्रियाओं के प्रति। उसका रीजन आप समझ सकते हो प्रेरणिक प्रभाव से। प्रेरणिक प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव जो होता है उसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो आपके होता है 2 प्रकार का। इसमें एक प्रेरणिक प्रभाव को रिप्रेजेंट किया जाता है I से, तो इसमें 2 प्रकार का होता है। वो होता है एक +I प्रभाव, दूसरा होता है इसमें -I प्रभाव। तो यहाँ जो रीजन होगा वो +I प्रभाव का होगा। और +I प्रभाव क्या होता है वो आप 11th में पढ़ चुके हो और एक बार मैं इसको फिर बता देता हूँ कि +I प्रभाव क्या होता है। +I प्रभाव में कोई समूह जो होता है जिस बंध से जुड़ा होता है उस बंध के इलेक्ट्रॉन वो अपने जुड़े हुए दूसरे परमाणु की ओर धकेलता है। मान लीजिए जैसे कि मैं हूं और एक मेरे बंध यहाँ कोई जुड़ा हुआ है, एक में और एक यहाँ पर कोई बंध जुड़ा हुआ है। मेरा यदि +I प्रभाव है तो मैं हमेशा ही मेरे और उसके बीच के बंध के इलेक्ट्रॉनों को उसकी ओर धकेलूंगा और जितने मेरे पास समूह होंगे मैं उतना ही +I प्रभाव प्रदर्शित करूंगा। तो यहाँ आप देखो इस कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हैं, मेथिल एल्किल समूह। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखें एल्किल समूह जितने भी होते हैं वो हमेशा +I प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वो जिस बंध से जुड़े होते हैं उस बंध के इलेक्ट्रॉनों को वो अपने से जुड़े हुए परमाणु या तत्व की ओर धकेलते हैं। तो यहाँ 3 जुड़े होने के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर धकेलेगा, ये भी इसकी ओर धकेलेगा, ये भी इसकी ओर धकेलेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन धकेलने के साथ साथ +I प्रभाव उत्पन्न करने वाले 3 समूह है, जबकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 भी नहीं है। तो जिसका जितना +I प्रभाव होगा वो SN1 अभिक्रियाओं के प्रति उतना ही अधिक क्रियाशील होगा और उसको आप देख सकते हो जितने एल्किल समूह जुड़े हुए हो। अब वास्तव में हुआ क्या है इसको मैं उठाता हूं और यहाँ देखिएगा। मान लीजिए CH3 CH3H, ये आपके पास एक तर्तीयक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, इस तर्तीयक एल्किल हैलाइड में आप देखोगे तो ये बंध जो है इसमें क्या होगा, इस मेथिल का और इस मेथिल का तीनों का ही +I प्रभाव होने के कारण ये बंध के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर धकेलेंगे तो इस पर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा क्योंकि इन वाले इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व इस कार्बन पर बढ़ेगा तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन उतनी ही संख्या में या उतनी ही मात्रा में इस हैलोजन परमाणु की ओर विस्थापित होंगे। क्यों कि हम ये भी जानते हैं कि अक्ष परमाणु की विद्युत ऋणता वैसे भी ज्यादा होती है और इधर +I प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आ रहे हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है तो ये ऑटोमेटिक तुरंत इसकी ओर चले जाएंगे।
तो ये जो बंध है वो तुरंत टूट जाएगा, यानी कम समय में ही टूट जाएगा, और जो जितना कम समय में टूट जाएगा अभिक्रिया उतने ही कम समय में संपन्न हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि ये बंध इतना जल्दी टूटता है तो यहाँ होने वाली SN1 अभिक्रिया भी जल्दी होगी। तो सीधी सी बात यही है कि यहाँ ये तृतीयक कार्बोकेटाइन हमेशा ही क्रियाशील होगा, फिर 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मेथिल कार्बोकेटाइन। ये तरह आप अपनी कॉपी में नोट लगा के लिखो। यहाँ ये हेडिंग के रूप में आप नोट लगा कर लिख सकते हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड यदि आप कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, कैसे भी आप, मैं आपको इसका आंसर तो बताऊंगा। अब एक लास्ट इससे टॉपिक है जो इन्हीं से संबंधित है, वो ये है कि यहाँ जो तृतीयक हैलाइड है, सॉरी तृतीयक कार्बोकेटाइन है, वो अधिक क्रियाशील होता है। इसी कारण जो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है CH3Q ट्राइस CCl, ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है। हमें पता है कि ये ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है, AgNO3 के साथ तुरंत रिएक्शन करता है। यहाँ से Ag और Cl मिल जाता है और यहाँ AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है, और ये जो अवक्षेप होता है वो सवेत अवक्षेप होता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि क्वेश्चन सही है कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड AgNO3 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो वह है AgCl का सवेत अवक्षेप। और ये इतना तुरंत या इतना जल्दी बनाता है कि नैनो सेकेंड्स लगती है। इसका कारण यह है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बनने वाला जो कार्बोकेटाइन होगा वो तृतीयक कार्बोकेटाइन होगा, और आपको पता है तृतीयक कार्बोकेटाइन SN1 अभिक्रियाओं के प्रति ज्यादा क्रियाशील होता है। तो बच्चों आज की SN1 अभिक्रिया पूरी होती है। पूरी होने के साथ ही आपकी जो क्लास है वो भी पूरी होती है। अगली क्लास में हमारे रहेगा SN2 अभिक्रिया पार्ट 2, और उसमें भी रिएक्शंस मैकेनिज्म देखेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछे, और ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को देखकर अपनी स्टडी जारी रखें।